हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनबीएस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस चैनल से कई ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जिनको कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है और उन्होंने बार बार कमेंट्स कर ये आग्रह किया कि इस पर भी एक उनको गाइडेंस वाली वीडियो की ज़रूरत है। तो हमने भी सोचा कि इतना एकेडमिक इंटरव्यू का अनुभव रहा है तो उन अनुभवों को शेयर किया जाए, जिससे कि आपको एक अनुमान लगे कि आखिरकार इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और उसकी तैयारी कैसे की जाती है। हो सकता है कि कई ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े भी होंगे जिनको कि कई बार इंटरव्यू देने का अनुभव होगा। तो मिलजुल कर हमने कोशिश की है कि उन चीज़ों को बताया जाए जिससे कि आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़े और आखिर में आपका चयन भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जो कि इस इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं, उनको मौका मिला है। ये लेक्चर जब मैं तैयार करने जा रहा था और मैटर्स को इकट्ठा कर रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि एक बार हमें एनबीएस की वेबसाइट को देखना चाहिए। वहाँ पर गया तो कई नोटिफिकेशंस आए हुए थे जिसमें कि टीजीटी से संबंधित और पीजीटी से संबंधित भी नोटिफिकेशन थे और उसमें बताया गया था कि जिन भी विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है उनके ईमेल पर अलग से मैसेज गया है और उस मैसेज के थ्रू आप सभी को पता चलेगा कि किस डेट को आपका इंटरव्यू है, कहाँ पर है, स्थान का नाम भी पता चल जाएगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ईमेल नहीं चेक किया है तो चेक कर लीजिए। वैसे कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स कर बताया था कि उनका फला फला तारीख को इंटरव्यू है, तो बहुत आप लोग अलर्ट हैं, ये अच्छी बात है। जो नहीं अभी तक देखा है वो समय निकाल कर ज़रूर अपने ईमेल को चेक कर ले। मैंने जब देखा तो वहाँ पर लिखा गया था कि एक सीट के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है और जो चयन का आधार है लिखित परीक्षा का 80% और इंटरव्यू का 20% अंक जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिन भी विद्यार्थियों का लिखित एग्ज़ाम अच्छा गया होगा उनके लिए चिंता की बात नहीं है, उनको इंटरव्यू में बस सकारात्मक रूप से जाना है। बाकी जिनका थोड़ा कम अंक होगा उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप अपना एक स्वमूल्यांकन कर चुके होंगे कि आपका कितना अंक बन रहा है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है और कहाँ से सवाल पूछ लिए जाएं, कैसे पूछ लिए जाएं, ये सब मेंबर्स और जो टीम होती है एक्सपर्ट्स की उसके ऊपर निर्भर रहता है। फिर भी हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर जाते हैं जिससे कि एक हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हमने इन चीज़ों की तैयारी की है, अगर वहाँ से पूछा जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू की 2 तरीके से ख़ासतौर से तैयारी करके लोग जाते हैं। एक तो जो ड्रेस सेंस है, यानी कि जो बाहरी परिचय है उसको ध्यान में रखा जाता है कि जो भी ड्रेस है हमारा वो एक प्रोफेशनली ड्रेस दिखे और उसी हिसाब से आप तैयारी करके जाते हैं। और दूसरा जो है इंटरनल, यानी कि जो आंतरिक परिचय है जिसको कि हम नॉलेज के रूप में भी कह सकते हैं, जिसका कि ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, फिर भी एक्सपर्ट्स के सामने, मेंबर्स के सामने आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वो हो सकता है सवाल आपसे बैठे बैठे उत्तर बताने वाले हों या फिर कई बार आपको वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड के पास भी भेजा जाता है और वहाँ से पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अपने ध्यान में रख कर जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। हो सकता है कि दोनों तरीके से सवाल पूछ लिया जाए। सवाल की शुरुआत कैसे होती है, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करके अपने पास रखा होगा तो इंटरव्यू से पहले ज़रूर उसको एक बार आप देख कर जाएँ, वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछे जाएंगे ख़ासतौर से जब इंटरव्यू की बात की जाती है तो 2 तरीके से इंटरव्यू होता है। एक तो आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव
जब सर्विसेज की आप इंटरव्यू देते हैं तो वो अलग ढंग का होता है, वो ज़्यादा समय तक भी चलता है और प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम एकेडमिक इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये टू दी पॉइंट होता है और अपेक्षाकृत कम समय तक भी चलता है। बहुत इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और इंटरव्यू की खूबसूरती यही है कि इंटरव्यू कक्ष के पहले तक डर लगता है और जैसे ही आप इंटरव्यू कक्ष में पहुंचते हैं, रूम में पहुंचते हैं, फिर पूरा डर खत्म हो जाता है और कई विद्यार्थी तो वहाँ से निकलने की भी कोशिश नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पूछिए जितना पूछना है, मैं तैयार हूँ बताने के लिए, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अंदर का माहौल कैसा है। आप वहीं देखेंगे कि अंदर का माहौल बड़ा शांतिपूर्ण रहता है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को फेस करते हैं, लेकिन बाहर का माहौल बहुत भयावह रहता है, भयानक रहता है। लोग चिंतित रहते हैं, डरे रहते हैं कि आखिरकार क्या पूछा जा रहा है अंदर, फला 20 मिनट हो गया अभी तक वापस नहीं आया, उससे क्या पूछा जा रहा है, लोग घबराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो हो जाते हैं उनको भी लगता है कि नॉर्मली ये तो बातचीत हो रही है और इंटरव्यू का मतलब ही है कि एक दूसरे से बातचीत करना। वहाँ तो इस तरीके से कुछ ज्ञान का आतंक भी आपको नहीं दिखाना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बस सिंपली बातचीत करना है। बातचीत की शुरुआत कहाँ से होती है और आपको इंटरव्यू के पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के जाना चाहिए, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कॉपी होनी चाहिए और उसमें सबसे पहले जो आपका नाम है, हालांकि वर्तमान समय में पारदर्शिता के नाम पर नाम इत्यादि नहीं पूछा जा रहा, आपको एक कोडिंग टाइप का कुछ दे दिया जाता है टोकन, और फिर उससे सवाल होने लगते हैं। फिर भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार अपने नाम अगर आपका कोई है और बहुत मीनिंगफुल नाम है तो ज़रूर उसको ध्यान में रखिए। हो सकता है कि उस नाम से किसी घटना या स्थान का भी जुड़ा हो सकता है या फिर उसका प्रभाव कुछ अलग हो, ठीक है। उस नाम का पर्यायवाची और विलोम, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला पॉइंट आप अपने कॉपी पर नोट करिए कि अपने नाम की मीनिंग और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको बिल्कुल आप तैयार करके जाइए, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट्स कुछ होते हैं जो पूछ देते हैं कि आपका क्या नाम है। जैसे मैंने अपना अगर नाम अपना ही उदाहरण देकर आप सभी को बताऊं तो रजनीश का तो अर्थ चंद्रमा होता है, ओशो रजनीश भी जाने जाते हैं। तो जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो इनको भी पढ़ कर जाता हूं कि कहीं सवाल पूछ न लिए जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी अगर ईमेल आईडी इत्यादि डालें हैं और कुछ उसमें स्पेशल है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। जैसे मेरे ईमेल आईडी में JNU लगा हुआ है तो हो सकता है कि कोई पूछे कि इसको आप क्यों इसमें डाले हुए हैं, तो फिर बातें यहीं से शुरू हो जाती हैं। इंटरव्यू की शुरुआत लगभग परिचयात्मक रूप में ही होती है। जो भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको धीरे धीरे उन बिंदुओं की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप डरे हुए हैं। पहले नाम को ध्यान में रखिए, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने अपना ईमेल आईडी कुछ दिया हुआ है जिसमें कि कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स को दिख गया तो उससे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, आपका डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए ऑन द स्पॉट किसी मेंबर ने पूछा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। मान लीजिए कोई बोले कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1992 है, तो 1992 में अगर कोई ऐतिहासिक घटना हुई है, किसी के दिमाग में आ ही गया, या फिर किसी साहित्यकार का जन्म हुआ, तो इसलिए खासतौर से अगर आप एकेडमिक के दृष्टिकोण से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस साहित्यकार के बारे में भी पढ़ कर जाइए कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कि हमारे समकालीन में या फिर हमारे डेट ऑफ बर्थ के समय कुछ महत्वपूर्ण उसको पुरस्कार भी मिल गया हो, जैसे साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि आपको कोरिलेट करके जाना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। तो अपने डेट ऑफ बर्थ को भी ध्यान में रखिए। इसके बाद आप अपने एड्रेस, जो एड्रेस आपने लिखा हुआ है उसको ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपका जो भी पता है वो कुछ बहुत ही क्रांतिकारी पता तो नहीं है, यानी कि उससे सवाल तो नहीं बन सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ गाजीपुर का, तो गाजीपुर साहित्यिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहा। आपको ज़्यादातर राजनीतिक, सामाजिक, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान में रखना है, साहित्यिक दृष्टिकोण से ज़रूर ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आप नहीं बता पाएँ तो फिर बहुत दिक्कत होगी। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ,
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देने में जब गया था तो वहाँ पर तो इंटरव्यू सब चल रहा था। एक मेरे दोस्त का भी इंटरव्यू था, तो वो जब गए तो उनका जो ज़िला था आजमगढ़ था, तो वो पूरा अपना तैयारी करके गए थे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने आजमगढ़ को पकड़ लिया और आजमगढ़ से रिलेटेड जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में पूछना शुरू कर दिया। खासतौर से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से रिलेटेड, ठीक है, श्याम नारायण पांडे से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन से पूछे गए, जिसको कि वो अपने ध्यान में रख कर नहीं गए थे और वहाँ पर फंस गए। और बड़ी शर्मिंदगी तब होती है जब आप अपने ज़िले के बारे में नहीं जानते हैं, अपने ज़िले में जो भी साहित्यिक घटनाएं हुई हैं, साहित्यकार हैं, उनको नहीं जानते हैं, तो फिर लगता है कि चुल्लू भर पानी मिले और मैं डूब मरूं। तो क्यों ना उससे पहले ही हम अलर्ट हो जाएं। इसीलिए मैंने सोचा कि इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर आपको बताऊं, जिससे कि आप अपने एरिया में जिस भी ज़िले के हैं उस ज़िले के साहित्यकार के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद मान लीजिए आपने टीजीटी का इंटरव्यू आपको कॉल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा। तो ग्रेजुएशन आप किस विश्वविद्यालय से किए हुए हैं उसके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिए, और उसकी जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसका जो ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। क्योंकि इंटरव्यू के जो मेंबर्स होते हैं, खुदा न खास्ता हो सकता है कि किसी विश्वविद्यालय से उनको ज़्यादा लगाव हो तो वहाँ से पूछते हैं और आप भी उसी विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हों। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर इंटरव्यू लेने वाले, जहाँ तक मुझे अनुभव है कि बीएचयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, डीयू से, जेएनयू से कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अप्रोच वाला मेंबर है तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से भी लोग पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कुछ सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्सपर्ट है, जो हिंदी के विशेषज्ञ के तौर पर वहाँ पर है, वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आपको नॉर्मल करने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए वो पूछ दे रहे हैं कि आपके जो विश्वविद्यालय का नाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, तो वीर बहादुर सिंह के बारे में आप कुछ बताइए। तो आपको लग रहा है कि मैं तो साहित्य पूरा पढ़कर आया हुआ था और ये वीर बहादुर सिंह के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, जबकि सामने का जो एक्सपर्ट है वो आपका सपोर्ट करना चाहता है, आपको सहायता प्रदान करना चाहता है, लेकिन क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे, अपने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ खास पढ़े नहीं थे, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से आप एनबीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एनबीएस के बारे में ज़रूर जानकारी रख कर जाइए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, कितने वर्ष हो गए हैं, कितनी शाखाएं हैं, कितने कॉलेज हैं। इस सारे डेटा को जरूर एक बार अपने ध्यान में रखिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ध्यान में रख कर जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, हमने इंटरव्यू के लिए अपने हिसाब से तो पढ़ा है, बाकी वहाँ पर आईक्यू लेवल के हिसाब से आप अपना परफॉर्मेंस करेंगे ही। और इंटरव्यू में एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि बहुत ही ईमानदारी से अपनी बातों को रखना है। वहाँ पर आत्मविश्वास दिखाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, बहुत झूठ का भी तथ्य नहीं रखना है जिससे कि आपको लगे कि मैं तो इसको सही नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी एक्सपर्ट्स के सामने आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा दिखें। लेकिन झूठ अगर एक बार पकड़ा जाता है तो फिर उसके आगे कोई दरवाज़ा नहीं होता है, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ईमानदारी को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ये ग्रेजुएशन तक की मैं बात कर रहा था कि अगर आप जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं तो उसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपने एमए किया हुआ है, पीजी किया है, तो किस विश्वविद्यालय से किया है उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार ग्रेजुएशन और पीजी लोगों के अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं और एनबीएस के इंटरव्यू में पहुँचे हैं, तो अपने टॉपिक को ज़रूर ध्यान में रखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं लगभग वो यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो पीएचडी से भी परिचित रहते हैं। पीएचडी वालों के साथ एक खतरा ये होता है कि उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप एनबीएस या प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं, आप तो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके नज़र में आप हैं, भले आपको नौकरी नहीं मिली है, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो जो भविष्य निर्धारक होते हैं, जिनको आगे भविष्य दिखाई पड़ता है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो
नॉर्मली है कि जब आपको मौका मिलेगा तो इस एनबीएस को छोड़कर जाना ही जाना है आपको। तो वो एक सवाल परमानेंट पूछने की कोशिश करते हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो क्यों इसमें आना चाहते हैं। तो एक ठोस आप अपना एक उत्तर ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है। तो शुरुआत में आपको जहाँ भी नौकरी मिले करने की कोशिश करें। और मनुष्य का ये एक नियम है और उसका एक स्वभाव है कि वो हमेशा चाहता है कि अपने जीवन में अच्छा करे, हमेशा ऊंचाइयों पर जाए। तो स्वाभाविक है। तो आप एक अपना एक तरीके से उत्तर ज़रूर अपने दिमाग में बना लीजिए कि मैं एनबीएस में क्यों आना चाहता हूँ जबकि मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। बाकी हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो आप लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और दूसरा एक मैं बात कर रहा था कि बैठे बैठे एक आपसे क्वेश्चन आंसर हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि किसी टॉपिक पर पढ़ाइए। या तो वो लोग खुद टॉपिक देंगे तो आप उस पर पढ़ा सकते हैं, या फिर बोल दिया जाए कि आप अपने से टॉपिक चुनिए। तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर कोई टॉपिक दे रहा है तो वो तो ठीक है, मान लीजिए आप उस पर नहीं अच्छा बोल पाए तो ये माना जाएगा ठीक है, चलिए ऑन द स्पॉट इसको दिया गया था। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि आप खुद से अपना एक टॉपिक चुनिए और इस पर बोलिए, तो आप इंटरव्यू के पहले एक टॉपिक ज़रूर तैयार कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। चाहे आप किसी कविता, कहानी, ठीक है, उपन्यास, आलोचक, आलोचना, कवि, किसी पर भी एक अच्छे से तैयार करके जाइए कि मुझे इसी पर बोलना है। ठीक है ना, तो आपका इंटरव्यू ठीक ठाक जाएगा। और बाकी शालीनता को ध्यान में रखना है। कई बार लोगों को लगता है कि ज़ोर ज़ोर से बोलने से आत्मविश्वास झलकता है और हल्ला करने से आत्मविश्वास झलकता है। तो ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी बात बहुत ही शालीनता से करनी है और बात में दम होना चाहिए, तर्क आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सामने वाले जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि ठीक है ये अच्छा स्टूडेंट है, इसका चयन होना चाहिए। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि 20% ही अंक आपके इंटरव्यू का है। 80% लिखित एग्ज़ाम में आपने जो कुछ किया होगा उसका तो आपको फ़ायदा नुकसान होगा ही, उसको तो ध्यान में रखकर चलना है। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कूल होकर इसकी तैयारी करेंगे। इंटरव्यू के पहले एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैं बताया कि ईमेल पर गया होगा, तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। कम से कम 3 कॉपी के डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अपने पास रखिए, जिससे कि आपको इंटरव्यू के दिन भाग दौड़ न करना पड़े कि 1 कॉपी कराएं और 2 कॉपी के लिए आप दौड़ रहे हैं, और जहां आपको अपने को रिलैक्स करना चाहिए था वहां पर आप भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो फिर इससे भी क्या होता है, तनाव होता है। बाकी अपना खाते पीते रहिए बढ़िया से, ख़ासतौर से पानी पीते रहिए जिससे कि आपके अंदर एनर्जी हो। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में देखने में ये मिला है कि रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का होता है और आपका इंटरव्यू शाम में 4 बजे होता है। तो आप थक जाते हैं लोगों का फीडबैक लेते लेते कि फलां से क्या पूछा गया, ढेका से क्या पूछा गया, और कौन एक्सपर्ट है जो ज़्यादा पूछ रहा है, कौन कम पूछ रहा है। कुछ बच्चे आपको इंटरव्यू जहाँ पर स्थान है वहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे कि ऑलरेडी वो बताएंगे कि फलां मेरे परिचित एक्सपर्ट के रूप में आए हुए हैं, ढेका मेरे परिचित एक्सपर्ट्स के रूप में आए हैं। ख़ासतौर से जो बीएचयू के विद्यार्थी हैं, इस टाइप से ज़्यादा मुझे सुनने का कई बार अनुभव मिला है कि वो तुरंत पता कर लेते हैं कि कौन एक्सपर्ट्स कहाँ का है। तो ये चीज़ है। बाकी हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा तेज तर्रार रहते हैं जो कि पूरे कमेटी को ही पता कर लेते हैं कि कौन कैसा है। तो उनसे भी आपको प्रेशराइज नहीं होना है। ख़ासतौर से मैं उन विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जो कि दूर दराज के हैं, जिन्होंने रिटेन मर के मतलब कि मेहनत कर करके अच्छा नंबर हासिल किया उसमें, और इंटरव्यू में वो नॉर्मली आए हुए हैं। कई लोगों का तो पहली बार भी इंटरव्यू रहता है। तो इस तरीके के माहौल से उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो कोई परिचित ही नहीं दिख रहा है, फलां का तो बहुत बड़ा अप्रोच है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की संख्या 1-2% ही होती है जिनको सारे टीचर्स जानते हैं।
जैसे मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने भी तो ग्रेजुएशन BHU से किया, लेकिन 2 बार मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पर BHU के ही टीचर्स थे, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि मैं सामान्य विद्यार्थी के तौर पर अपना जो भी वहाँ से पूरा किया। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो वहाँ से ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, PhD किए, तो सामान्य बात है कि उनको कुछ टीचर्स पहचानेंगे कि अच्छा ये मेरा स्टूडेंट है। हालांकि कोशिश लोग यही करते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो झुकाव होता है, तो वो तो नॉर्मली उसको मनुष्यता में हमको छोड़ देना चाहिए। तो इंटरव्यू को लेकर आप ज़्यादा तनाव में मत रहिए, अपने को एकदम से कूल रखते हुए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। अपने नाम के बारे में उसका देख लीजिए क्या मीनिंग हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से ध्यान में रखिए। अपना जो भी आपने एजुकेशन प्राप्त किया है, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD का, उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइए, क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में कुछ भी आ जाए और पूछ ले, तो आप अलर्ट रहिए। NBS के बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ कर जाइए कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या रहा है, और मैं इसमें क्यों आना चाहता हूँ, इसको लेकर 1-2 टॉपिक्स ज़रूर अपने से तैयार करके जाइए, जिससे कि आपको अगर पढ़ाने के लिए ऑन द स्पॉट बोल दिया जाए तो आप वहाँ पर पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए वहाँ स्टूडेंट तो रहेंगे नहीं, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं को स्टूडेंट्स मान के आपको पढ़ाना पड़ता है। कुछ शुद्धि अशुद्धि वाले शब्दों को ज़रूर ध्यान में रख के जाइए, कई बार उसको भी लिखने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। और इंटरव्यू में ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो व्याकरण में ज़्यादा घुस जाते हैं। खासतौर से काव्य शास्त्र के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो बड़ा एजेड होते हैं, और उनको लगता है कि क्या हम समकालीन से पूछें, चलते हैं सीधे काव्य शास्त्र से पूछना शुरू कर देते हैं, और उसमें रस, छंद, अलंकार। तो इनको बेशक आप तैयार करके जाइए, क्योंकि अगर ये तैयार रहेगा तो बाकी तो नॉर्मली आप आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल, आधुनिक काल में भी जो भी कालखंड वाइज प्रवृत्तियाँ हैं उनको ज़रूर एक बार ध्यान में रख के जाइए, और जो भी हिंदी साहित्य में टर्निंग पॉइंट्स होंगे उनको भी ध्यान में रख कर जाइए। और कुछ जो समकालीन पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं उनको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया हुआ है तो पढ़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। तो पत्र पत्रिकाओं से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो पूछ दिया जाता है कि किन्हीं 2-3 पत्रिकाओं का नाम बताइए जिसका आपने अध्ययन किया हुआ। तो इंटरव्यू तक के लिए ज़रूर याद करके जाइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई ठीक है, इंटरव्यू तक तो मैं बता दूंगा, इसके बाद पढ़ें या ना पढ़ें वो अलग बात है। तो उम्मीद है कि NBS इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए आप सभी को, वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और आपको ये मेरा जो भी अनुभव रहा है उससे कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिला होगा, और आप अलर्ट हो जाएंगे आज ही से। जिस जिस दिन जिसका है उसको आप अपना इंडिकेट कर लीजिए और उस सतर्कता के साथ इंटरव्यू में जाइए। तो उम्मीद है कि सारे बिंदुओं को आपने नोट कर लिया होगा, और अब आपको लगा होगा कि सामान्य ही होता है इंटरव्यू, क्या है, बातचीत ही है। और जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, ईमानदारी से आप बोल दीजिए कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, आगे मैं इस पर अध्ययन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर आप अगर उसको बहकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, अपने झूठे ज्ञान से आतंकित करना चाहते हैं, तो फिर आप खुद फंसेंगे। इसलिए जिस प्रश्न का उत्तर आपको ना आए वहाँ आराम से बोल दीजिए कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो चाहते भी हैं कि अगर इसका आंसर ये नहीं बताता है तो उनको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा इससे प्रश्न पूछा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न का आप जवाब दें, जिस प्रश्न का जवाब आपको आ रहा है उसको दीजिए, और नहीं आ रहा है तो बहुत ही ईमानदारी से आप बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा है, ये भी एक तरीके का उत्तर है, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जो पूछ रहा है पहले उससे अपना आई कांटेक्ट करके बातचीत कीजिए, और बाकी को भी। ऐसा नहीं है कि लगे कि आप एक ही व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं,
बाकी कुछ जितने भी वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, कम से कम 4-5 लोगों की तो टीम रहती है, तो सबसे आप लगभग बात कीजिए और एक बार में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है तो उसके क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि विद्यार्थी एक का जवाब देने के बाद शांत हो जाते हैं और बीच में अगर कोई सवाल पूछा रहा था तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि सामने वाला भूल गया है। लेकिन आपको क्या मालूम है कि सामने वाला आपका मूल्यांकन कर रहा है कि अच्छा बेटा, मैं जो सवाल पूछा था उसको तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसलिए कम से कम काक चेष्टा बको ध्यानम वाली जो प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखिए। आप इतना तो याद रखिए कि फलां व्यक्ति भी इसी बीच में उसी से कोरिलेट कोई सवाल पूछा था। इंटरव्यू में एक चीज़ और है कि जब आप आंसर देना शुरू करते हैं तो कुछ कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। आप चाहते हैं कि उन शब्दावलियों का प्रयोग करके हम बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखेंगे, बाद में पता चला उन्हीं से सवाल हो जाता है। जैसे आपने अपने उत्तर में बोल दिया कि नवजागरण, ठीक है, पुनर्जागरण, लोक जागरण, ठीक, शोषित, शोषक, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श। तो इस तरीके के जो भी पारिभाषिक शब्दावलियों का आप प्रयोग कर रहे हैं, इनको ऑलरेडी आप एक बार ज़रूर देख कर जाइए कि इनसे अगर सवाल बीच में से पूछ दिए जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। खासतौर से जैसे आधुनिकतावाद, आधुनिक, ठीक है, इससे ज़्यादातर सवाल पूछ लिए जाते हैं। उत्तर आधुनिकता, ये सब जो भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखें। और जो भी ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई की है उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में आप रख कर जाइए आराम से। और जिन जिन चीज़ों पर मैंने आप सभी को इंडिकेट किया उनको बिल्कुल ध्यान में रख कर जाइए। आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और फाइनली आपका चयन भी हो जाएगा। और बीच में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा और इससे हम लेट बातों को करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।